अस्सलामुअलैकुम। लम्स लाइव का 61वां सेशन यानी कि 61st सेशन आप सबको आमदीद। और आज बहुत दिलचस्प एक मौजू सोचा क्यों ना मौसीकी के ऊपर गुफ्तगू की जाए। और आज का मौजू सुखन है पाकिस्तानी मौसीकी, कल, आज और कल। एक बहुत बड़ा मौजू है, देखते हैं कि कितनी बातें हम इसमें समेट सकते हैं। हमारी नहायत खुशकिस्मती कि हमारे साथ आज जो दो मेहमान हैं उनसे हमारी मोहब्बत भी है, न्याजमंदी भी है और कुछ कुछ दोस्ती का दावा भी है। डॉक्टर तैमूर रहमान हमारे साथ मौजूद हैं। रिवायती तारुफ तो ये है कि एसोसिएट प्रोफेसर हैं, स्कूल ऑफ ह्यूमैनिटीज में, लम्स में पढ़ाते हैं वगैरह वगैरह। लेकिन जो दुरुस्त और गैर रिवायती तारुफ है वो ये है कि लाल बैंड का आपने सुना होगा। उन्होंने आजकल वो बल्कि बहुत अरसे से लेफ्ट का बहुत बैंड पीट रहे हैं। और डॉक्टर तैमूर रहमान के ऊपर जो बहुत से इल्जामात है उसमें एक इल्जाम ये भी है कि ये सही मानों में लेफ्टिस्ट हैं। तो इस मुल्क में जो बहुत थोड़े से लोग रह गए हैं उनमें सही मानों में जो लेफ्टिस्ट होने का इल्जाम है वो डॉक्टर तैमूर रहमान के ऊपर है। तो उनसे बहुत सारी बातें इस हवाले से भी करनी है कि मौसीकी और एक्टिविज्म का भी कोई ताल्लुक है कि नहीं। ये एक दिलचस्प मौजू ये भी है। हमारे दूसरे मेहमान, हमारी खुशकिस्मती आप में से जिनकी उम्र मेरे बराबर है, तो आपने एक जमाने में जो एक सुनहरा दौर था टेलीविजन का, बिलखुसूस, बल्कि आज के दौर को देख कर तो लगता है कि शायद सारे ही अदवार पुराने जो थे वो सुनहरी थे। पाकिस्तान टेलीविजन के ऊपर जो यादगार ड्रामे हुआ करते थे, मौसीकी के प्रोग्राम हुआ करते थे, स्किट्स के प्रोग्राम, उनमें हमेशा हमें वो दिखाई दिया करते थे। अदाकारी तो बिल्कुल ऐसे मोहब्बत से की, असल काम उनका जो है वो मौसीकी तरतीब देना, कॉम्पोजिशंस, कंपोजिंग, म्यूजिक प्रोडक्शन, और जिनको हम कहते हैं किंग मेकर हैं। वो बहुत सारे ऐसे आर्टिस्ट हैं, बड़े बड़े नामवर लोग इस मुल्क के मौसीकी से, कि जिनको इन्होंने पाल पोस कर तकरीबन सिखाया, पढ़ाया, बड़ा किया। और एक बहुत अहम इदारा है कराची में, नेशनल एकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स, नैपा, उसमें इस वक्त अब वो, जिसको हम मिजाह में कहते हैं कि वो जहालत फैला रहे हैं, यानी कि इस मुल्क में आर्ट्स पढ़ा रहे हैं। तो ये तो बहुत बहुत खतरनाक और बुरा काम है। अरशद महमूद साहब, आपका भी बेइंतहा शुक्रिया। तैमूर, सबसे पहले आपसे एक सवाल, जी जरूर, बल्कि दो सवाल जुड़े हुए। क्या बच्चों को, नौजवानों को, बच्चों को मौसीकी, हर किसी को मौसीकी सीखनी चाहिए? स्कूलों में अंग्रेजी, उर्दू, मैथ, इस्लामियात, पाक स्टडीज, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी पढ़ाते हैं। मैं कहता हूं कि हर बच्चे को अदाकारी भी सिखानी चाहिए। मैं ये कहता हूं, मैं एक्टर हूं, पर क्या आप समझते हैं कि हर बच्चे को स्कूल लेवल के ऊपर क्लास 1 to 3 में मौसीकी भी सिखानी चाहिए? अगर हाँ तो क्यों? बहुत शुक्रिया आदिल। सबसे पहले तो आपने जो दावत दी उसके हवाले से मैं आपका मशकूर हूँ। मौसीकी के हवाले से जो आपने सवाल पूछा उस पे तो ढेर सारी तहकीक दुनिया भर में हो चुकी है और इस पे बहुत सारे रिसर्च पेपर्स और जो हैं वो शाया हो चुके हैं, और जिसमें ये बताया गया है कि म्यूजिकल ट्रेनिंग से किस तरह से लैंग्वेज में आपकी मदद होती है, बच्चे की मदद होती है, किस तरह से एयर ट्रेनिंग में मदद होती है, आप लैंग्वेज को डिफरेंट तरह से सुन सकते हैं, मेमोराइजेशन पे मदद होती है। फिर उसके बाद आपकी कोऑर्डिनेशन के अंदर, टाइमिंग और कोऑर्डिनेशन के अंदर इंप्रूवमेंट होती है। कोई भी आप इंस्ट्रूमेंट बजा रहे हो, जो फाइन मोटर स्किल्स जिसको हम कहते हैं। फिर ये कि बच्चे को अपनी एक सेंस ऑफ अचीवमेंट होती है, बच्चा जो है वो स्कूल के अंदर इंगेज रहता है। बच्चे की इमोशनल डेवलपमेंट म्यूजिक के साथ शामिल है, क्योंकि म्यूजिक जो है वो हमारा माइंड इस तरह से परसीव करता है कि वो फौरी तौर पे हमारे इमोशंस को ट्रिगर करता है। बच्चे के अंदर पैटर्न रिकग्निशन पैदा होती है। ये भी साबित किया गया है कि म्यूजिकल ट्रेनिंग से मैथमेटिकल स्किल्स, सैट स्कोर्स वगैरह बेहतर होते हैं, ऑडिटरी स्किल्स में इजाफा होता है, इंटेलिजेंस, इमेजिनेशन, क्यूरोसिटी में इजाफा होता है। फिर अल राजी की अगर बात मान ली जाए तो म्यूजिक इंतहाई रिलैक्सिंग है। इनफैक्ट वो तो इस मकसद के लिए भी इस्तेमाल करते थे कि मुख्तलिफ अमराज से अगर छुटकारा हासिल करना हो तो मौसीकी सुनी जाए। उसके लिए उन्होंने राग भी मुख्तस किए हुए थे कि ये वाला राग इस मसले के लिए है। डिसिप्लिन बच्चा सीखता है। मौसीकी बहुत ही हाईली डिसिप्लिन किस्म की आर्ट है, उसमें बहुत रेपिटेशन, प्रैक्टिस, ये सब चीजें चाहिए होती हैं। क्रिएटिविटी सीखता है, क्रिएटिव थिंकिंग सीखता है। फिर उसके बाद अगर आप बैंड में बजाते हैं या ऑर्केस्ट्रा में बजाते हैं तो आप टीम वर्क सीखते हैं। और आखिर में सबसे ये कि जब आप कोई भी स्किल मास्टर करते हैं तो आप में एक नया लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस आता है। इन सब चीजों को इकट्ठा करके एक नाम दिया गया है, विच इज कॉल्ड द मोज़ार्ट इफेक्ट। कि मोज़ार्ट इफेक्ट ये है कि जब आप क्लासिकल मौसीकी सुनते हैं या आप बजाते हैं, और अगर आप बचपन से सुनते बजाते आ रहे हैं,
तो आपकी जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, ब्रेन की डेवलपमेंट है, उसमें एक जंप आता है, एक इजाफा होता है, एक एडिशन होती है, जिसको रिसर्चर्स ने नाम दिया मोत्सार्ट इफेक्ट। तो इससे साबित होता है कि ये एक ऐसी आर्ट फॉर्म है जो जिससे कि आपकी इंटेलेक्चुअल कॉग्निटिव ब्रेन की डेवलपमेंट जो है उस पर बहुत मुस्बत असरात है। लिहाजा मेरा ख्याल है कि डेफिनेटली मौसीकी हमें सिखानी चाहिए। मुझे तो लगता है कि सिर्फ मौसीकी ही सिखानी चाहिए, जो बातें आपने। हाँ, अरशद साहब, हमने जो इतने अपने बच्चों के ऊपर और नई नस्ल के ऊपर जो जो जुल्म ढाए, उसमें एक जुल्म ये भी है कि हमने मौसीकी या म्यूजिशियन का जो लफ्ज है उसको हम रद्द कर देते हैं कि वो मिरासी है। ये हमने उसके साथ एक एक नथी कर दिया, एक लेबल। मुझे वो लामा साहब एक शेर अभी जहन में आया जवाब शिकवा का, कि बाप का इल्म न बेटे को अगर अजबर हो, फिर पिसर काबिले मीरास पदर क्यों कर हो। तो मीरास तो एक ऐसी चीज होती है, तारीख ऐसी चीज है कि जिसके ऊपर तो फख्र करना चाहिए और उसको अर्न करना चाहिए। तो पाकिस्तान में हमने मौसीकी, जो एक इस कदर अहम आर्ट फॉर्म है, उसको कहा भी वो तो मिरासी करते हैं, वो तो बस होटलों में बजाते हैं। वालिदैन ने हमेशा कहा कि अच्छा भाई तुम क्या म्यूजिशियन बनोगे, अरे भाई ये तो अच्छा। फिर उसको मजहब को ले आए बीच में कि नहीं नहीं, ये तो मजहब के बड़ा खिलाफ है, नहीं भी तुम तो बिगड़ जाओगे, जीन्स टी शर्ट पहनोगे। तो ये जो तहजीब है, हमारे जो सफर है 50-60 बरस का, क्या हजारों बरस का, जरा सा इसकी हमें एक एक गिव अस अ लिटिल राउंड अप ऑफ व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड our journey of music, and what is the music that we have in the subcontinent. भाई बात तो ये है कि सबको ही रील और जो है हर किसी में मौसीकी की हिस्सा है। जैसे अभी तैमूर ने बात की, बड़ा लुत्फ आता है जब भी ये दूसरी डिस्कशन है जो मैं इनके साथ बैठ के कर रहा हूँ, और हमेशा इनके इल्म से मुस्तफीज भी होता हूँ। और इन्होंने बहुत ही अच्छी बात की है अभी, और वो ये है कि जो हिस्स है मौसीकी की, ये आपकी सरिश्त का हिस्सा है। आप बच्चा जो है उसको बिल्कुल किसी रागदारी का नहीं पता होता, लेकिन जब उसकी माँ जो है उसको रिदमिक तरीके से हिट करती है और लंबे लंबे नोट्स कहती है, वो उसको गाना भी बेचारी को नहीं आता, तो वो रेस्टफुल हो जाता है। तो ये ऐसी चीज है कि जो पैदाइश से ही आप में इसकी हिस्स जो है वो मौजूद है। और जो जो बातें अभी तैमूर ने की वो सारी की सारी इसमें वो है। अच्छा, अब आप यहाँ पे जब बात शुरू होती है कि इसकी अहमियत क्या है और इसको क्यों जो मिरासी है वो, अब वो मेरी भी मिसाल कुछ ऐसी है कि मेरे घर वाले भी शुरू शुरू में, तुम अभी नहीं पैदा हुए थे, तो बहुत उनको बुरा लगता था कि मैं ये काम करता हूँ। और पूरे खानदान में मतलब इस चीज को बिल्कुल अच्छी नजर से नहीं देखा जाता था, बल्कि मेरी माँ जो है वो छुप छुप के रोती थी कि ये इसने क्या काम पकड़ लिया। तो ये बात सब सही है, लेकिन अब जबकि मैं इतनी उम्र का हो गया हूँ, तो मुझे सिर्फ मुझे कुछ एम्पैथी भी होती है ऐसे लोगों के साथ जो ऐसा सोचते हैं, क्योंकि वो ला इल्म है। मतलब उनको, वो जानते ही नहीं किसी चीज को, उनका मुशाहिदा ही नहीं। अच्छा, और मैंने क्योंकि 21 साल की उम्र में यानी 1972, 22 साल का था मैं जब अक्कड़ वक्कड़ शुरू हुआ, तो उस वक्त से लेके अब तक, अब अगले साल 50 साल हो जाएंगे ये काम करते हुए मुझे। तो मैंने ये देखा कि जितने भी लोग जिनको हम बड़ी हकारत से उनका नाम लेते हैं कि मिरासी है या ये है, वो इतने जबरदस्त लोग हैं और इतने स्किलफुल हैं कि मुझे हैरत होती है कि कैसे इन्होंने इतनी रियाजत और प्रैक्टिस कर ली। क्योंकि ये काम, जैसे तैमूर ने भी कहा था, ये रियाजत का काम है। मतलब इसमें, क्योंकि ये हर शख्स में मौजूद है मौसीकी की हिस्स, अब आप उसको डेवलप कैसे करते हैं। अच्छा, और फिर ये है कि हमारी सकाफत का ये दूसरा सवाल भी था, क्योंकि आपने 26 सवाल एक सवाल में किए थे आदिल साहब, ये भी आपको। तो दूसरा हिस्सा ये है कि जो ये हमारी सकाफत का भी हिस्सा है, एक हमारी रिवायत है जिसमें जो चल रही है और जो कुछ हम तक पहुंचा है वो इसी रिवायत से पहुंचा है।
और बड़े बड़े काबिल लोग इस काम को करते थे। और अब मुझे लगता है कुछ वो जिसको कहते हैं कि रोशन कहीं बाहर के इम्कान हुए तो हैं, वो ये भी लगता है कि लोग खास तौर पे मैं कराची का जरूर इसमें जिक्र करूंगा कि वो सिर्फ इसलिए मुझे मेरा हौसला बढ़ता है क्योंकि मैं नैपा में काम करता हूँ। तो हर साल देयर इज अ सब्सटेंशियल नंबर of Karachiites who come and register themselves in the music course. हम कोई घर से जाके उनको नहीं बोला, और फिर उनको फीस भी देनी होती है। यानी ये भी नहीं कि हम कह रहे हैं कि जी जो, हालांकि कई मुल्कों में ये और हमारे हमसाया मुल्कों में इस काम के करने का वजीफा दिया जाता है कि यानी आप अगर म्यूजिक को करेंगे तो आपको सरकार की तरफ से इतने पैसे मिलेंगे। तो मुझे लगता ये है कि ये शौक तो बहुत है नौजवानों में, हमारी ये जा नहीं सकता बिकॉज ये आपके वही सरिश्त का हिस्सा है। तो मैं पुरुमीद भी हूँ, लेकिन कुछ मगमूम भी हूँ, वो इस वजह से कि ये चीज जो है इसका फैलाव ज्यादा होना चाहिए। मतलब ये सिर्फ कराची में नहीं, मतलब ये लाहौर में, फैसलाबाद में, मुल्तान में, ये हर जगह ये स्कूल होने चाहिए जहाँ पे कि आप लोगों को मौका फराहम करें कि वो अपनी स्किल्स को मजीद डेवलप करें। तो ये है तो जरूरी काम। और ये फिर जैसे वो किसी ने कहा था कि जी कल्चर, क्योंकि मौसीकी जो है आपके पूरे कल्चर का एक बड़ा अहम रुकन है। तो किसी ने कहा है कि भाई कल्चर जो है वो इट इज द एसेंस ऑफ सिविलाइजेशन। तो ये आपकी पहचान बन जाता है अगर आप इस करते रहे। अगर कोई अच्छा काम आपसे गलती से हो जाए तो वो मतलब काफी उसका यानी पूरी सोसाइटी को, पूरे मुल्क को उसका फायदा होता है। अब डॉक्टर तैमूर, एक इंटरेस्टिंग बात की अच्छा साहब ने कि जिनको नहीं पता वो इसलिए उसको बुरा शायद समझते हैं कि वो ला इल्म है। मुझे वो आई थिंक इट वाज सेड बाय नीचे एंड दोज सीन डांसिंग वर थॉट टू बी इनसेन बाय दोज हु कुडंट हियर द म्यूजिक। तो वो जो उस शहर में आता है उसी को मालूम है कि वो शहर है क्या। अपनी भी थोड़ी तूती बचानी चाहिए। मेरे नहीं, पास इसमें अदिल, इसमें इसमें एक जर्मन फिलोसफर का भी बड़ा अच्छा है कि गॉड हैज स्पेशल प्रोविडेंस फॉर इग्नोरेंट। तो ये भी एक अच्छा जिसको लाहौर में रिक्शों के पीछे तर्जुमा ऐसे करते हैं कि अकल ना होवे ते मौजा ही मौजा। ठीक है, मौजा ही मौजा। But I have a slightly more serious question. वो ये है तैमूर, मुझे को 5-7 साल पहले एक बीमारी हुई कि मुझे भी एक डिग्री चाहिए। So I learned to play classical piano and I got a little degree from London. अच्छा, मैंने जो तुमने कहा इतना कुछ मैंने उसमें सीखा। फिर मुझे शौक हुआ कि यार जो देसी म्यूजिक है, राग है, मुझे ये भी सीखना है। मुझे कोई तरीका नहीं मिला सीखने का। जो वलायती कह लें या मगरबी म्यूजिक है, वेस्टर्न म्यूजिक, इतनी आसान उनकी किताबें हैं, इतनी आसान उसकी नोटेशन है, इतने अच्छे तरीके से वो सिखाते हैं। वो यूट्यूब के ऊपर भरे हुए हैं उनके ट्यूटोरियल्स, आराम से आप सीख सकते हैं। मेथोडोलॉजी बड़ी उन्होंने आसान कर दी है, तो मगरबी, अर्जुन साहब मैं आपसे भी ये फिर पूछूंगा, तो वेस्टर्न और ईस्टर्न में एक तो चलो कैसे लोग सीखेंगे ईस्टर्न म्यूजिक? फिर हम पीटते हैं, अरे यार क्लासिक की मौसीकी खत्म हो गई, बच्चे रियाजत नहीं करते, उनको तो समझ बूझी नहीं है, क्लासिक सिंगर ही कोई नहीं रह गए, सारंगी बजाने वाले कोई नहीं रह गए। कैसे सीखेंगे और इनमें फर्क क्या है मगरबी और मशरकी मौसीकी में? इज इट म्यूजिक जस्ट म्यूजिक? थैंक यू वेरी मच अदील। पहले तो आपने फ्रेडरिक नीचे को कोट किया। वैसे तो मुझे नीचे को खास पसंद नहीं है, मगर कुछ चीज़ों पे वो बड़ी खूबसूरत बातें कह जाता है। मिसाल तौर पे वो ये कहता है, विदाउट म्यूजिक लाइफ इटसेल्फ वुड बी अ मिस्टेक। बहुत ही खूबसूरत कहावत है कि मौसीकी ना होती तो ये जिंदगी सब जो है ना बेकार थी। तो देखिए हमारे जो हर जगह कोई भी आर्ट हो, मौसीकी हो, मतलब कोई भी किसी भी किस्म की आर्ट फॉर्म हो, किसी भी किस्म की का अमल हो, वो समाज में तभी मजबूती पकड़ सकता है जब उसके इर्द गिर्द कोई इदारा हो जो उसको सपोर्ट करता हो। अब जो हमारे इदारे थे जो मौसीकी को सपोर्ट करते थे, जो ट्रेडिशनल इदारे थे, उनको हम घराना कहते थे, जो कि किसी ना किसी बड़े
कोर्ट के साथ या किसी ना किसी बड़ी जागीरदार के साथ अटैच हुआ करते थे, और मौसीकी वहीं एंजॉय की जाती थी और वहां पे उसकी डेवलपमेंट बड़ी जबरदस्त थी। अब जब वो सारा लाइफस्टाइल खत्म हो गया, वो जो सारा एक वो पूरी सिविलाइजेशन खत्म हुई, जिस तरह मिर्जा गालिब अपने उसमें लिखा करते हैं, तो उसके नतीजे में वो घराने भी रुल गए, तबाह हो गए, बर्बाद हो गए। उनकी जगह कोई ऐसा इदारा नहीं बन सका, विद ड्यू अपॉलजीज टू नैपा, एक इदारा है जो परफॉर्मिंग आर्ट्स को कर रहा है, मगर उनकी सब्स्टिट्यूशन में कोई मुअस्सर इदारे नहीं कायम हो सके मुल्कगीर सतह पे, जो कि इस चीज को, इस काम को आगे बढ़ा सकते थे और उसको कंसोलिडेट कर सकते। दूसरा मसला ये था कि घराना जो है ना, इट्स लाइक अ गिल्ड। जिस तरह गिल्ड सिस्टम होता है ना, उसमें वो अपने राग को अपने अपने ही बच्चों तक, अपने ही घर तक, अपने ही फैमिली तक महदूद रखते हैं। वो उस नॉलेज को फैलाना नहीं चाहते थे, क्योंकि उनके घराने की पहचान ही एक खास राग हो सकती है, या चंद राग हो सकते हैं, या एक खास किस्म की अदायगी है। तो वो भी ऑन देयर ओन, उनके पास भी ये एक स्किल थी जो कि वो पब्लिक नहीं करना चाहते थे। तो वेस्ट के अंदर जो है, आप ये देखें कि उनके पास एक एडवांटेज थी, वो ये कि जो चर्च म्यूजिक था वो हमेशा एक बहुत पावरफुल, एक तो रॉयल्टी का, उनकी फ्यूडल क्लास का म्यूजिक तो था ही, मगर उसके साथ साथ एक चर्च का अपना अपनी एक एज एन इदारा मौसीकी का बहुत तगड़ा था, बहुत स्ट्रांग था। तो जब वो उन्होंने ट्रांजिशन की फ्यूडलिज्म से कैपिटलिज्म के अंदर, फ्रेंच रेवोल्यूशन, और ये आप तो फ्रांस के फ्रांसीसी लोग के बड़े शौकीन हैं, तो उन्होंने बहरहाल उन इदारों को नहीं तबाह और बर्बाद किया, उनको प्रिजर्व रखा, उनको नई शक्ल में यूनिवर्सिटीज के साथ अटैच कर दिया। इनफैक्ट मेनी ऑफ द अर्ली यूनिवर्सिटीज वर देमसेल्व्स, शुरू शुरू में वो तो मदरसे ही थे उनके। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जो है खास तौर पे एक किस्म का मदरसा ही था, मगर वो फिर सेक्युलराइज हुई और उन्होंने फिर उस चीज को जारी रखा। ये प्रोसेस पाकिस्तान में नहीं हो सका। इंस्टेड ये हुआ कि जो हमारे घराने या तो मौसीकी को लेकर अपने साथ डूब गए, या फिर कोई उनके ऑल्टरनेटिव इदारा जो है वो कायम नहीं हो सका। जब तक मैं समझता हूँ कि इस किस्म के इदारे नहीं कायम होंगे, तो जिस तरह अरशद साहब कह रहे थे कि मुल्कों के अंदर वजीफा दिया जाता है कि आप मौसीकी करें, तो ये बात बड़ी दुरुस्त है, क्योंकि जब तक आप किसी को मुख्तस नहीं करेंगे कि आपने इस पे स्टडी करना है, रिसर्च करनी है, इसकी प्रैक्टिस करनी है, इसकी डेवलपमेंट करनी है, तो उस फन की डेवलपमेंट स्पॉन्टेनियसली तो नहीं होगी। स्पॉन्टेनियसली ज्यादा से ज्यादा ये है कि मुझे थोड़ा सा टाइम मिलेगा, मैं गिटार बजा लूंगा, मगर उसमें मैं कितनी महारत तक पहुंच सकता हूँ अगर मैं अपने फ्री टाइम में सिर्फ बजाऊं। अगर मेरा काम ही ये हो कि मैं एक मौसीकार हूं और मुझे फाइनेंशियली उसमें सपोर्ट किया जाए, तो फिर आप देखें कि मौसीकी की बड़ी जो है ना दूररस डेवलपमेंट होगी। एक इस आखिरी बात इसमें ये कहूंगा कि हमारे खित्ते में और वेस्ट में जो एक बहुत बड़ा डिफरेंस हुआ, वो ये हुआ कि जैसे जैसे हमारी सिविलाइजेशन का कॉलोनियलिज्म के हाथों इक्लिप्स हो रहा था और मुगल एम्पायर खुद अपनी इंटरनल कॉन्ट्रडिक्शन से कोलैप्स हो रहा था, तो एक तहरीक चली उस पीरियड में साउथ एशिया में, जो ये चाहती थी कि हम सोसाइटी को और खास तौर पे मुगल कोर्ट को दोबारा से मिलिटराइज करें। क्योंकि उनका ये ख्याल था कि मुगल्स अपनी कुव्वत इसलिए खो रहे हैं क्योंकि वो अपनी मिलिट्री प्रावस खो बैठे। इस चीज को औरंगजेब ने टेकअप किया, मिलिटराइज करने की खातिर उसने इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह तोड़े और उसने कहा कि मौसीकी खत्म की जाए। और वो मिलिटराइजेशन का पहलू, जो कि उस जमाने में मजहब के नाम पे किया जाता था, अगरचे मजहब के नाम पे मौसीकी भी बहुत है, मगर वो मिलिटराइजेशन का पहलू अभी तक हम उससे बाहर नहीं निकले। हम ये सोच रहे हैं कि मौसीकी को खत्म करेंगे ताकि एक मिलिटराइज सोसाइटी बने। वो मिलिटराइज सोसाइटी जो है ना, वो पुरानी मुगलों वाली ग्लोरी को वापस रिस्टोर कर सकेगी। ये एक्चुअल उसकी, मैं समझता हूँ, फाउंडेशन है मौसीकी के खिलाफ नफरत की, जो हमें नजर आती है समाज के अंदर। बड़ी इंटरेस्टिंग बात मुझे, क्योंकि तुम्हारी बात से ख्याल ही आया कि माइकल एंजेलो, डेविंची, बॉटिचेली, ब्रुनलेस्की, ये इनके भी जो आर्ट वर्क्स थे, वो भी उस वक्त पेट्रन या स्पॉन्सर हुआ करते थे, या चर्च करता था, या मेडिचीज करते थे, या बड़े बड़े लोग करते थे, इनको कमीशन करते थे आर्ट फॉर्म्स को, कि भाई ये पैसे भरो और तुम अपना आर्ट करो, वो चाहे स्कल्पचर है, चाहे सिस्टीन चैपल की छत है, चाहे कुछ भी है। तो तब ये इतने बड़े बड़े जो आर्टिस्ट थे, इनको मौका मिला वो करने का। अच्छा साहब, मुझे आपसे कोई रागों के ऊपर ऐसी को बात मुझे बताएं, 2-3 नाम तो मैं भी बता दूं, ये जी ये राग दुर्गा है, ये बागेश्वरी है, ये एमन है, ये सुबह का है, ये शाम का है। आज का जो नौजवान है, जो नेपा में नहीं पढ़ता,
वो बॉलीवुड का गाना देख लेगा, वो यूट्यूब पे कोई क्रिकेट मैच देख लेगा, वो कोई नेटफ्लिक्स देख लेगा। कोई ऐसी इंटरेस्टिंग दो चार बातें रागों के बारे में कि उसमें ये तहरीक पैदा हो, कह रहे यार ये भी एक दुनिया है, इसको भी तलाश करना चाहिए, क्योंकि कहीं उसके कान में वो राग तो शायद पड़ता हो, लेकिन कोई इंस्पायरिंग बात नहीं पड़ती कि उसको मजीद खोजने कि उसके अंदर तहरीक पैदा हो। तो ये क्या तिलिस्म है रागों का? ये कौन बलाएं हैं जिनको हम राग कहते हैं? अच्छा साहब, आपका माइक म्यूट है, उसको अनम्यूट कर लें प्लीज। कि जो हमारे रिवायती यानी साथी थे, हमारी मौसीकी पे भी बहुत काम हुआ हुआ है पहले से। अच्छा, और उनको दे फेल्ट obliged टू हैव सम काइंड ऑफ रिसर्च, और बहुत मैं समझता हूँ कि बहुत खूबसूरती से और बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने मुख्तलिफ चीज़ों को बांधा। जैसे मुरव्वजा जो ताले हैं, मसलन दादरा है, या सात मात्रे का जो झोल है, या असूल फाख्ता का एक झोल है, तीन ताल है, तो ये भी बोल बांधे गए और बहुत मेहनत से बांधे गए कि इनमें ये एक खिंचाव या खूबी है कि जब भी कोई बजारा होता है तो जो सुनने वाला है, जिस जो शायद वाकिफ न हो उस रिदमिक साइकिल से, वो भी झूमना शुरू, उसके साथ वो शामिल होना शुरू हो जाता है। अच्छा, अब जो रागों का जो मामला है वो भी एक तरह से एक बंदिश है, एक मेलोडिक स्ट्रक्चर है, जो कि जिसका अपना एक स्थैटिक यानी वैल्यू है, यानी उसका एक अपना जमालियाती पहलू भी है। अच्छा, वो पहलू जो है उसको आप उजागर करते हैं जब आप वो करते हैं। अच्छा, मैं आई कैन मेक अ कन्फेशन हियर। आप दोनों अब नौजवान हैं और मैं बूढ़ा हूं, तो मैं कह भी सकता हूँ ये कि मैं भी जब कभी फंस जाता था कोई तर्ज बनाते बनाते, तो मैं भी किसी राग में घुस जाता था, क्योंकि वो बनी बनाई चीज थी, उसमें एक स्ट्रक्चर आपको मिल जाता था। तो यानी उसका जो हुस्न है रागों का, वो ही इतना अच्छा है। मसलन भोपाली राग है, उसकी जो बंदिश है, जो फतेह अली खान साहब पटियाला वालों की जो बंदिश है, वो इतनी हसीन और खूबसूरत है, वो तकरीबन एक फिल्मी गाने की तरह ही है। अच्छा, और इस तरह बेशुमार मिसालें हैं कि जो बंदिशें बनी वो निहायत खूबसूरत हैं। एक तो ये कि हमने शायद हम काम करने वालों ने भी मौसीकी को ना बड़ा मिस्टिफाई कर दिया है। तो हमें मैं अपने स्कूल में तो खास तौर पे ये बड़ी इसको इंपॉर्टेंट बात की कोशिश अर्शद करता हूँ, साहब ने, बड़ी अच्छी बात की। हाँ, कि इसको डीमिस्टिफाई हमने करना है। ये एक इल्म है। अच्छा, और फिर मजे की बात यह है कि आप जब इसका पढ़ते हैं, ये बड़ी अदील मजे की बात है। एक और पहलू है मौसीकी का जो हम शायद उस पे नहीं सोचते, कि आप पढ़ते हैं जो हिस्टोरियंस हैं यूरोप के, वो कहते हैं कि जो मेजर स्केल था वो कहीं सेंट्रल यूरोप में, यानी हिस्ट्री जब से लिखी जाने लगी उससे पहले से वो सात सुर मौजूद थे। अच्छा, अब रविशंकर साहब की किताब में भी है कि जी कई साउथ इंडिया में वो शुद्ध ठाठ डिस्कवर हुआ था, वो सात नोट थे। अच्छा, ना कोई जूम पे मीटिंग हो सकती थी उस जमाने में, ना कुछ एक दूसरे से राबता था। हाउ कुड दे अराइव एट द सेम सेवन नोट्स? दिस इज ऑल्सो अ मिरेकल ऑफ म्यूजिक। यानी जो सात सुर वहां डिस्कवर हुए यूरोप में, वही कहीं और भी डिस्कवर हो गए। अच्छा, उसकी एक ही यानी लॉजिकल एक्सप्लेनेशन है, क्योंकि जो म्यूजिकल जो स्केल है, वो इंसान के की जो कुव्वत समात है उसको सामने रख के सुर बांधे गए। यानी उसको आप किसी फिजिक्स की लेबोरेटरी में फ्रीक्वेंसी काउंटर पे देखेंगे तो जो सा है, यानी सी और सी शार्प का जो फर्क है, वो कोई बराबर कोई फॉर्मूला नहीं बनता। मतलब वो अगर ए जो है वो 440 है, तो जो बी फ्लैट है वो 441 नहीं है।
वो 442.37 इस तरह करके कुछ है। और फिर अच्छा, और फिर मैंने ये खुद भी देखा है कि ये पुराने, अब तो बहुत सारे वो आ गए हैं ट्यूनर भी, पियानो के आले बन गए हैं। तो लोबो साहब जो लाहौर में जिनकी दुकान थी पियानो की माल रोड पर, तो वो एक ट्यूनिंग फोक लाते थे और उससे एक एक तार ए जो C3 होता है, A3 जो होता है, उसको ट्यून करते थे। फिर उसकी तीनों तारे ट्यून करते थे और फिर उससे ऊपर के ऑक्टेव का ए, फिर उसके नीचे का ए, और कान से सुन के, और वो पूरा वो करते थे। तो म्यूजिकल स्केल जो है वो दरअसल एक, ये तैमूर भी खुश होंगे, ये इनके फलसफे से बिल्कुल मुताबिकत रखती है चीज, कि म्यूजिक स्केल एक्चुअली इज द बिगेस्ट टेस्टिमनी ऑफ द इक्वालिटी ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। मतलब को काला हो गोरा हो, वो यही सात सुर सुनता है। वाह वाह वाह, मतलब कोई जबरदस्त ये नहीं होता जबरदस्त। कि जी आप कि आप वाइट है तो आप 22 सुर सुन रहे हैं, तो हम क्योंकि काले हैं तो हम नहीं उतने सुर सुन सकते। वेल सेड। मतलब ये, अच्छा, तो लिहाजा इस पे थोड़ा सा जब मैंने काम किया तो जो मैंने ये जाना कि जो वेस्टर्न म्यूजिक या जितने भी डिसिप्लिन्स हैं म्यूजिक के, उनमें सिमिलैरिटीज ज्यादा हैं और जो डिफरेंसेस हैं वो कम है। अच्छा, डिफरेंसेस जो हैं वो उनकी रूट्स के हैं। वो रूट्स मतलब वहां पे, वहां किसी एक इलाके के लोग मौसीकी को वैसे ही सोचते हैं, लेकिन इस्तेमाल वो भी यही सात सुर करते हैं। मतलब वो लहजा फर्क हो जाता है, लेकिन सुर की वैल्यू या हर चीज वो ही रहती है। तो मैंने ये देखा कि मोड्स हैं अंग्रेजी म्यूजिक के, और हमारे मौसीकी के जो 10 ठाठ है, उसमें से 6 जो है, यानी 10 में से 6 और 12 में से 6 आइडेंटिकल है। यानी जो आयोनियन स्केल है वो बिलावल ठाठ है, जो डोरियन मोड है वो काफी ठाठ है, जो फ्रिजियन मोड है वो भैरवी ठाठ है, जो लीडियन है वो कल्याण ठाठ है। तो हमने अपना कोर्स भी नैपा का इसी तरह ही डेवलप किया है। तो हमारे बच्चे आमतौर पे वो सवाल नहीं करते कि जी हम राग कैसे सीखे, वो साथ ही साथ वो सीख भी रहे होते हैं। अच्छा, और फिर हमने नोटेशन भी उनसे कहा कि जी आप जो पलटे उनको, यानी जो जिसको सुर या ईयर ट्रेनिंग जिसको कहते हैं, उस कोर्स में जो उनको पलटे करवाए जाते हैं, तो वो पलटे जो है उनसे कहता है भी इनकी नोटेशन भी करो और उसको रीड करके पढ़ो। तो यदि हम वो पलटे जो है, मतलब 8 पलटे हमने कोर्स में रखे हुए हैं, तो वो हम मुख्तलिफ पलटे उनके सामने उनके एग्जाम में रख देते हैं। अच्छा भाई ये वाला गा दे, उनको ये नहीं बताते ये 7वां है कि 8वां है। तो उनको शीट से ही देखना पड़ता है कि ये सागा रे मा गा पा मा धा पा नी धा सा, ये है। तो वो उनकी एक प्रैक्टिस भी होती रहती है। तो अच्छा, और उनको इकट्ठा ही दोनों चीजें हम बताते हैं। फिर बाद में वो अगर उनको इस तरह कर दिया जाता है, मतलब हम ये नहीं कि वी क्रिएटिंग स्टार्स और वी क्रिएटिंग ग्रेट म्यूजिशियंस, लेकिन जो 4 साल का कोर्स होता है उसके एंड पे उनका सिर्फ किबला दुरुस्त हो जाता है कि उनको ये पता होता है कि अगर अब उन्होंने अपना स्किल डेवलप करना है तो जाना किस तरफ है। अच्छा, अब दूसरी चीज आ जाती है जिसकी तैमूर ने भी बात की है, जो रिवायत हमें अपनी अब ढूंढनी है या हमें अपना सिस्टम तो बनाना ही है ना, वो जैसे पहले रजवाड़ों में होता था। तो वो ये है कि ये जो बच्चे काम कर रहे हैं छोटे लेवल पे, इनको मौके दिए जाए कि ये परफॉर्म करें, और वहां बुजुर्ग भी बैठे हो, वो उनको कहे अच्छा तुमने ये गलत किया था, तुमने वो गलत किया था। अच्छा, और उनको कुछ मुआवजा भी मिले। और जरा सा थोड़ा सा, अच्छा ये जो तुम YouTube की बातें कर रहे थे कि ये हमारा कुछ YouTube पे नहीं है, भाई देखो, भूख जहां ज्यादा हो और बताने वाले कम हो, तो यही सूरत हाल होती है कि जो पाकिस्तान में है। और जब बताने वाले भी बहुत तादाद में हो जाएंगे और पूछने वाले भी, तो फिर YouTube पे भी हम चले जाएंगे। अभी तो वो जो यहाँ पे जो लोकल
डिमांड है हमारे मुल्क की, उसको ही पहले हम पूरा करें ना। अच्छा, फिर बड़े लुत्फ जो पहले जब हम नेपा हमने शुरू किया तैमूर, ये बड़ी गौरतलब बात है, तो हम तो चाह रहे थे कि जी जो प्रैक्टिसिंग म्यूजिशियन है उसको हम डेवलप करें, ठीक है, लेकिन पढ़ाने जब उनको हम पढ़ा रहे थे तो पता चला कि जी कुछ बच्चे थियरी में इतने तेज हो गए हैं और वो प्रैक्टिकली इतने नहीं है, मतलब स्किलफुल, लेकिन पढ़ाते बहुत अच्छा है वो। तो एक अगर ये स्कूल खोलेंगे तो एक रिसोर्स अब पैदा हो गई है कि जी मेरे आई नो एग्जैक्टली of some students who could possibly be teaching vocal training in Lahore and Islamabad, मतलब कि जो बताएंगे बहुत अच्छा। वंडरफुल। तो एक यानी ये भी एक जॉब है म्यूजिशियंस के लिए, जो अगर ये स्कूल खुलने शुरू हो जाएंगे तो ये भी एक काम होगा कि बताने वाले भी तो हो ना भाई, जो बहुत बड़े स्टार बनेंगे वो भी हो, मैं वो ये नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इन स्कूलों को चलाने के लिए भी तो आपको एक चाहिए। तो वो ये चीज जो है बड़ी, मैं समझता हूँ खुशाइना अगर इसको आप करें। वैसे तो हमारे जो मौजूदा जो वजीर है तालीम के, उन्होंने एक स्कॉलरशिप बनाया है ये स्किल डेवलपमेंट का, जिसमें आपको वो वजीफा भी देंगे, लेकिन देन यू हैव टू कमिट योरसेल्फ टू दैट स्किल व्हिच इज असाइन्ड टू यू, कि भाई आप सारंगी बजा रहे तो आप बजाएं फिर, और उसकी वो लेवल 1 to 6 उन्होंने रखे हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आइडियाज तो बहुत बन जाते हैं, लेकिन एक्सिक्यूशन में थोड़ी सी हम मार खाते हैं, हमें समझ नहीं आती कि जी इसको करेंगे कैसे। तो इसमें मैं समझता हूँ कि हम सब लोगों को मिलके कुछ थोड़ा सा एक मैकेनिज्म तो बनाना चाहिए कि वेयर देयर एग्जिस्ट्स एन आइडिया एंड गवर्नमेंट इज रेडी टू फंड इट, बट इसको ग्राउंड पे कैसे लेके आना। तो जिसके लिए मुझे लगता है कि मैं खासा दूर हो जाता हूँ इस्लामाबाद से, क्योंकि किसी को वहां होना चाहिए जो कि इस चीज को कर सके, आगे ले जा सके, क्योंकि ये बड़ा कामयाबी से स्किल डेवलपमेंट का जो उनका है, वो ये जो राज मिस्त्री होते हैं ना, दीवार चुनाई करने वाले, तो इसमें अच्छा खासा उनके पास वहाँ है। लेकिन जाहिर है कि ये म्यूजिक में भी हो सकता है, तो लेकिन म्यूजिक में अभी फिलहाल कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं नजर आया कि जो इससे फायदा उठाए, लेकिन द विल पॉसिबली इज देयर, दिस मच आई कैन से। डॉक्टर तैमूर, दो सवाल कुछ शायद जुड़े हुए हैं आपस में। एक तो ये कि जैसे मैंने लफ्ज इस्तेमाल किया पहले कि भी हम कहते हैं फलां शख्स मिरासी है, तो ये हम एक बुरे पैमाने में कहते हैं हमेशा। उस तरह एक और लफ्ज है, उसे कहते हैं कमर्शलाइजेशन, कि यार म्यूजिक कमर्शलाइज बहुत हो गया है, कपड़े पहनना कमर्शलाइज बहुत हो गया है, टेलीविजन कमर्शलाइज बहुत हो गया है, आर्ट फलाना कमर्शियल फिल्म बनाते हैं। तो क्या ये जो लफ्ज है कमर्शलाइज होना, ये क्या कोई बुरी बात है? एक तो ये मुख्तसर जवाब। लेकिन एक और सवाल, और वो ये है कि बहुत एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में पाकिस्तानी म्यूजिक कोट अनकोट, वो ये है, शायद मेरी उम्र इतनी है इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि मुझे ख्वाजा खुर्शीद अनवर के तकरीबन तमाम फिल्मी गाने याद हैं, तकरीबन तमाम। जो मैंने फिल्म आज तक नहीं देखी, कभी कैसेट पे अब्बू सुना करते थे, तो मुझे आज भी वो याद है। मुझे पिछले 20 साल में एक पाकिस्तानी फिल्म का एक गाना याद नहीं है, एक भी याद नहीं है। नुसरत फतेह की या कवालियां जो हैं वो सारी दुनिया में मशहूर हैं, पॉप म्यूजिक हमारा दुनिया भर में मशहूर है। हिंदुस्तान की हर फिल्म का गाना जो है वो पाकिस्तान के बच्चे बच्चे को जुबानी याद होगा। तो ये फिल्मी म्यूजिक को क्या हुआ हमारे, ये भी किसी एक बला का नाम है। हालांकि हमारा पॉप म्यूजिक जो है, हमारा राहत फतेह है या आतिफ है, वो हिंदुस्तान जब जाते हैं तो उनके पॉप गाने वहां पे वो हिंदुस्तानी भी सुनते हैं और बाहर भी सुनते हैं, लंदन में हम तो खैर सुनते ही हैं। हम उनका फिल्मी म्यूजिक बहुत सुनते हैं, तो क्या हमसे क्यों नहीं बना फिल्मी म्यूजिक यार, या उनसे पॉप अच्छा नहीं बना? अच्छा अच्छा तैमूर,
अच्छा नहीं तैमूर, इसका जवाब मुझे देने दो, क्योंकि इसमें कुछ, मैं एक ऐसी जगह पे उस वक्त मौजूद था तारीख के उस हिस्से में कि जहाँ पे ये हमें डिसीजन लेना पड़ा। मैं जिस कंपनी में काम करता था, हमने ये देखा कि पाकिस्तानी फिल्मों की जो सेल है वो खत्म हो रही है। इसके ऊपर काफी गौर फिक्र हुआ, मुख्तलिफ लोगों से बातचीत हुई, और पता ये चला कि वो जो एक टीनेज रोमांस के गाने थे ना, कि अकेले ना जाना, हमें छोड़कर तुम, तो वो इस तरह के गाने बनने बंद हो गए, क्योंकि वो एक पंजाबी फिल्मों का तो माहौल, उसका हीरो जो था वो गा ही नहीं सकता था इस कोई रोमांटिक गाना, क्योंकि वो तो एक ऐसा रॉबिन हुड किस्म का आदमी जो कि ना पुलिस भी उसको पकड़ने के लिए तैयार बैठी रहती है, और वो बिकॉज ही इज डूइंग द गुड फॉर द पुअर काइंड ऑफ हीरो, और वो किसी से न दबता है न किसी से, और 20-25 लोगों को तो वो ऐसे ही खा पी जाता है। तो ये इस तरह के मौजुओं में मौसीकी की शायद गुंजाइश नहीं थी, तो हमारी सेल ड्रॉप होनी शुरू हुई। तो हमारी कंपनी ने फिर ये इनिशिएटिव लिया कि हम टीनेज से कुछ काम करें। इस सिलसिले में सबसे पहला काम जो था वो मैंने आलमगीर के साथ किया था, और फिर शेखी के साथ किया। वो कोई इतनी इनको तौकीर न मिली, लेकिन मैं रुका नहीं, और फिर हमारे हाथ नाजिया ज़ुहैब आ गए, तो वो काम एकदम वो हो गया। फिर वाइटल साइंस आ गए हमारे हाथ, तो वो इसके ऊपर बड़ी कॉन्शियस अदील एफर्ट हुई कि हम वो जो गैप था ना, जो एक टीनेज रोमांस वाला जो गैप, यानी जो यंग, क्योंकि दुनिया भर में सबसे ज्यादा मौसीकी सुनने वाले नौजवान लोग ही हैं, तो लिहाजा उनकी हमारे यहाँ पाकिस्तान में उनके लिए कुछ काम ज्यादा होना बंद हो गया था। जब से उर्दू फिल्म बंद हुई, या वो जो वहीद मुराद की जो फिल्में थी या नदीम की जो फिल्में थी, तो वो थोड़ा सा हुआ, और हमने फिर वो गैप को फिल करने की कोशिश की। अच्छा, क्योंकि हिंदुस्तान में फिल्म इंडस्ट्री में उस तरह की क्वालिटेटिव चेंज नहीं आई जैसे पाकिस्तानी फिल्मों में आ गई थी, तो लिहाजा वहां फिल्मी म्यूजिक बनता रहा, तो उनका जो बेस्ट था वो फिल्मों में ही रहा। अच्छा, हमारा जो बेस्ट था वो गायब होना शुरू हो गया था। मतलब ए नैयर, मुझे अच्छी तरह याद है कि वो कहता था यार काम ही नहीं है, वो गाने ही नहीं, जो सारे गाने यार फीमेल होते हैं उसमें, मतलब मर्द का गाना ही नहीं होता, तो भूखे मर रहे हैं। मतलब ये मेरे सामने हो रहा था उस वक्त। तो हमने कोशिश की कि जी इसको थोड़ा सा वो किया जाए, तो इस वजह से ये अब हमारी कल्चर का हिस्सा बन गया है कि जी नॉन फिल्म यंगस्टर्स का जो म्यूजिक है वो पाकिस्तान में बहुत उम्दा बनता है। Wow, what a अब आप tragedy! तैमूर जवाब दे What a सकते tragedy! Taimur, your comments and also your comments on commercialization. जी जी जी, मेरा ख्याल है फिल्म पे तो अरशद साहब ने अच्छा जवाब दे दिया। इट्स ऑल्सो नॉट माई एरिया ऑफ एक्सपर्टीज, इसलिए उनका जवाब इस पे मेरा ख्याल है बेहतर है। जो कमर्शलाइजेशन का क्वेश्चन है उससे पहले एक छोटा सा कमेंट मैं ये करूंगा कि देखें ना, अगर ये तार है फर्ज करें, और इस तार को अगर मैं एक सर्टेन प्रोपोर्शन में तोड़ूं, जिस जो कि होता है जब मैं इसको एक जगह से बजाता हूं, तो उसकी वेव और दूसरी वेव के दरमियान या तो डिसोनेंस होगी या कॉन्सोनेंस होगी, या वो जुड़ेंगे एक दूसरे के साथ या तोड़ेंगे एक दूसरे को, जिसके नतीजे में मेरा ख्याल है म्यूजिक की वो यूनिवर्सैलिटी पैदा होती है कि क्या वजह है कि जो हमारे ठाट हैं और जो उनके स्केल्स हैं वो क्यों मिलते हैं जुलते हैं एक दूसरे से, क्योंकि उसकी कुछ स्ट्रक्चरल साउंड के अंदर कुछ स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टीज हैं जो कि हमें सुनाई देती हैं, फिर हर कल्चर उसको अडॉप्ट करता है डिफरेंट तरह से। और बहुत सारे डिफरेंसेस हैं वेस्टर्न और ईस्टर्न म्यूजिक में, मैं उसमें नहीं जाऊंगा। जस्ट इंटोनेशन, इवन इंटोनेशन वगैरह, और जिस तरह हम मींड करके स्लाइड करके हर नोट को करते हैं, ये बड़ी, और हमारे ठाठ भी बड़े कॉम्प्लेक्स हैं। अब दूसरे सवाल की तरफ आते हैं, कमर्शलाइजेशन की तरफ। एक तरफ तो अदील ये बात बिल्कुल तय है कि पेट्रनेज के बगैर, किसी फॉर्म ऑफ पेट्रनेज के बगैर, फाइनेंशियल सपोर्ट के बगैर कोई भी इदारा नहीं चल सकता, कोई भी आर्ट फॉर्म नहीं चल सकती। कमर्शलाइजेशन के हवाले से, मगर पेट्रनेज एक डबल एज सॉर्ड भी है, क्योंकि ही हु पेज द पाइपर कॉल्स द ट्यून, एक बड़ी क्लीशे है मगर दुरुस्त बात है
एक डबल एज सॉर्ड है। अब कमर्शलाइजेशन एक खास किस्म की चीज है जब आप मंडी के लिए म्यूजिक प्रोड्यूस करते हैं, जिसपे फ्रैंकफर्ट स्कूल ऑफ थॉट के इंटेलेक्चुअल्स और राइटर्स ने बहुत बेतहाशा लिखा है। अडोर्नो ने खास तौर पे बड़ा खूबसूरत लिखा है इस चीज पे, बड़ा, वो खुद भी म्यूजिशियन था। एक तो ये कि जो हाई कल्चर और लो कल्चर के दरमियान डिवीजन है, कि क्लासिकल म्यूजिक हाई कल्चर है, फोक जो है वो लो कल्चर है। इसके ऊपर बहुत सारी बड़ी लंबी डिबेट रही है अमंगस्ट मार्क्सिस्ट्स एंड प्रोग्रेसिव्स के भाई मौसीकी में हम इसको किस तरह देखते हैं। मगर मुख्तसर, मैं वो सारी डिबेट में तो नहीं जाऊंगा, मगर मुख्तसर ये कहूंगा कि ऑन द वन हैंड फाइनेंशियल सपोर्ट मिलता है कमर्शलाइजेशन से, ऑन द अदर हैंड दो एतबार से जो तलवार की धार है वो दूसरी तरफ भी चलती है। वो ये कि कमर्शियल म्यूजिक का मकसद ये है कि उसने ज्यादा से ज्यादा मौसीकी बेचनी है, सीधी बात है। अगर वो कोक स्टूडियो है तो उसने बोतल बेचनी है, बोतल बेचने के लिए उसने वो गाना करना है जो कि ज्यादा से ज्यादा सुना जाए। अच्छा, इसमें दो चेंजेस आते हैं मौसीकी में, एक कंटेंट का और एक उसकी फॉर्म का। कंटेंट में चेंज का मसला ये है कि अब जाहिर बात है कि अगर मैं कोक स्टूडियो के लिए गा रहा हूं, या मैं कोक स्टूडियो को छोड़ें, मैं किसी भी कमर्शियल कंपनी के लिए गा रहा हूं और उसमें मैं उसी कंपनी के मजदूरों के हकूक की बात करना शुरू कर दूं तो मामला तो गड़बड़ हो जाएगा। या मैं ये कहूं कॉर्पोरेशंस जो हैं उन्होंने दुनिया को तबाह बर्बाद कर दिया, या कॉर्पोरेट कैपिटलिज्म इज द प्रॉब्लम, तो ये तो नहीं चलेगा ना। या इवन पाकिस्तान में तो मैं ये देखता हूं कि, क्योंकि मैंने खुद बहुत पॉलिटिकल म्यूजिक किया है, कि कॉर्पोरेशंस किसी किस्म के पॉलिटिकल मैसेज से, पॉलिटिकल मैसेजिंग से भागते हैं, दूर भागते हैं। और वो सिर्फ ये ठीक है कि अगर आपका कोई सोशल मैसेज है, मगर कहीं पे भी अगर आपका एक सिस्टेमिक चेंज का मैसेज है तो वो कहते हैं दिस इज टू रेडिकल फॉर अस। तो एक तो कंटेंट के एतबार से बहुत जो है ना, आप नैरो करते हैं अपने फोकस को। वो चीज जो कि ऑलरेडी सोसाइटी में टोटली एक्सेप्टेबल है वही बात होगी, क्योंकि मकसद तो बोतल बेचना है या कैसेट बेचना है या सीडी बेचना है वगैरह। दूसरा ये भी दिलचस्प बात है कि फॉर्म के एतबार से भी, म्यूजिकल फॉर्म के एतबार से भी कमर्शलाइजेशन के नतीजे में जो म्यूजिकल एक्सपेरिमेंटेशन है उसकी फील्ड नैरो हो जाती है। क्यों? क्योंकि मकसद ये है कि आपने ज्यादा से ज्यादा चीज बेचनी है। अब जब आपने ज्यादा से ज्यादा चीज बेचनी है तो आप एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे, आप जो ट्राइड एंड टेस्टेड फॉर्मूला है वो ही इस्तेमाल करेंगे। जो रागदारी में भी आप ब्लूज म्यूजिक नहीं बजाना शुरू कर देंगे एकदम से बीच में, या जैज म्यूजिक नहीं बजाएंगे। जैज म्यूजिक कमर्शियली वायबल नहीं है, फ्रेंकली, आई मीन वी ऑल नो दिस, बिकॉज बहुत डिफरेंट म्यूजिक है। और इस तरह अवांट कार्ड म्यूजिक वगैरह, उसमें से बहुत सारी चीजें निकली हैं, मगर वो कमर्शियली नहीं चलेगा, क्योंकि वो अपने फिर डिफिकल्ट मौसीकी जो है, क्लासिकल, हार्डकोर क्लासिकल मौसीकी, जिसमें अजीबोगरीब किस्म के ठाट होते हैं जो कि समझ में नहीं आते कि कहाँ से शुरू हो रहे हैं कहाँ से खत्म हो रहे हैं, ये चीजें आप नहीं करेंगे। आप स्ट्रेट एंड नैरो पे रहेंगे, जो सिंपल किस्म के म्यूजिक पे रहेंगे। वेस्टर्न म्यूजिक को देखें, हम तो अभी कमर्शलाइजेशन की पहली पौड़ी पे है ना, वो कमर्शलाइजेशन की आखिरी पौड़ी पे है। वेस्टर्न पॉपुलर म्यूजिक को अगर आप देखें तो आप ये देखेंगे कि 90% जो वेस्टर्न पॉपुलर म्यूजिक चल रहा है, जो नौजवान सुन रहे हैं, वो वही 3-4 कॉर्ड्स पे है। ना कोई स्केल चेंज है, ना कोई मॉडल चेंज है, ना कोई राग चेंज है, ना कोई वो 4 से 6 में, जब 4 में होगा या 10% 6 में होगा, उसके अलावा कोई और बीट नहीं वो ट्राई करेंगे। इट इज हाईली सिंपलिस्टिक म्यूजिक, और उससे एक डी स्किलिंग भी हुई है म्यूजिशियन की, क्योंकि वो कंप्यूटर पे बनता है, उसको ट्यून करते हैं और खत्म, ये लो जी प्रोडक्ट निकालो। तो इंतहाई डी स्किलिंग। फिर कंटेंट के एतबार से हम ये देखते हैं वेस्टर्न, मैं भी एमटीवी जनरेशन हूँ, ठीक है जी, मैंने वो सारा सुना, मगर अब अगर आप उस जमाने में फिर भी कुछ बाकियात थी 70s के, लेड जेपलिन, पिंक फ्लॉयड और ट्रेसी चैपमैन, ब्रूस स्प्रिंगस्टीन, बॉब मार्ले, एक ऑल्टरनेटिव पॉइंट ऑफ व्यू आता था म्यूजिक। अब जब आप देखते हैं कि कौन सा म्यूजिक पॉपुलर है, तो हैरानगी होती है कि उसमें वो उनको म्यूजिशियंस कहा जाए, या उनको मॉडल्स कहा जाए, या उनको महज सेलिब्रिटीज कहा जाए। अगर उनको लाइव कहीं पे परफॉर्म करना पड़े तो उनको आफत आ जाती है, विदाउट वो ऑटो ट्यूनर्स वगैरह वो परफॉर्म ही नहीं कर सकते। तो और कंटेंट इज मोस्टली, इट इज टेरेबल कंटेंट, आई एम सॉरी टू से दिस, मगर द रियलिटी, मैं को कंजर्वेटिव नहीं हूं, आप जानते हैं अच्छी तरह, मैं इंतहाई मेरे ख्यालात लिबरल है, मगर द कंटेंट इज हॉरिफिक।
तो कोई उसमें अकल मौत की बात तो नहीं है, क्योंकि आपने टैंटलाइज करना है ऑडियंस को, सेक्सुअली टैंटलाइज करना है, वायलेंस से टैंटलाइज करना है। हो सकता है आपने कोई कंट्रोवर्सी से, ड्रेस से, सुपरफिशियल चीजों से ऑडियंस को टैंटलाइज करना है ताकि आपको हुक मिल जाए और आप ऑडियंस को खींच सकें। मगर अगर आपने को गहरी बात करनी, कोई डूंगी बात करनी है, कोई फलसफे की बात करनी, जो कि फ्रैंकली मिडिल एजेस के म्यूजिक में शामिल थी, और अरशद साहब ने वो नय्यरा सिंह, फैज और ये सब कुछ जो प्रोड्यूस किया, वो मतलब कंटेंट के एतबार से वो तो पूरी फलसफा है उस म्यूजिक के अंदर, उस मौसीकी के अंदर। वो दैट हैज गॉन टोटली आउट ऑफ द विंडो। और उसके रिएक्शन में अब लोग जो है ना यूट्यूब को इस्तेमाल करें कि हम ऑल्टरनेटिव म्यूजिक कोई दें जिसमें कोई अकल मौत की भी बात हो। तो कमर्शियलाइजेशन जो है ना, एक तरफ वो कंटेंट को बहुत नैरो कर देती है कि कोई कंट्रोवर्शियल बात नहीं करनी, वैसे आप टेंटलाइजिंग बात कर लें, कोई ऐसी बात कर लें जो कि बच्चों को, और खासतौर पे टीनेजर्स पे इसका बड़ा असर होता है। क्योंकि आप और मैं, शायद अदील और अरशद साहब, हमें तो नहीं फर्क पड़ेगा कोई इस किस्म की लिरिक्स से जो कि बड़ी रेसी समझी जाए, मगर जो अभी अपनी सेक्सुअलिटी को में डेवलप हो रहा है बच्चा, उसको बहुत एकदम से उसका असर होता है। हमें भी होता था जब हम छोटे होते थे, मगर इट्स गॉन टू द nth डिग्री नाउ, बहुत ही आगे चला गया है वो। तो आई मीन लॉट ऑफ पीपल हैव स्पोकन अबाउट, थोड़ा सख्त लफ्ज है मगर लफ्ज दुरुस्त है, द pornification of popular music in the West, which is everybody can see it. The objectification of women and bodies is rampant in that genre now. तो ये एक ये दिस इज द रिजल्ट ऑफ द कमर्शियलाइजेशन ऑफ म्यूजिक। एंड ऑल्सो द सेकंड थिंग जो लोगों ने नोटिस किया कि वेस्टर्न म्यूजिक में हैज सफर्ड बिकॉज 4 कॉर्ड बजा दो, मौसीकी हो गई, बस खत्म। कोई उसमें आपने कोई जिद्दत नहीं है, कोई तब्दीली नहीं। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि कमर्शियलाइजेशन, एक तरफ तो कमर्शियल फाइनेंशियल सपोर्ट जरूरी है, मगर दूसरी तरफ जो कॉर्पोरेट कमर्शियलाइजेशन है उसके रिजल्ट्स जो नजर आ रहे हैं वो कोई इतने मुस्बत नहीं है एक आर्ट फॉर्म को डेवलप करने के लिए। हम कमोडिटी नहीं बेच रहे, कमोडिटी और चीज है। कमोडिटी के असूल ये है कि ज्यादा से ज्यादा बेचो, कम से कम प्राइस में प्रोड्यूस करो, ज्यादा से ज्यादा बेचो, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। आर्ट इज नॉट अ कमोडिटी, art is the expression of an emotion, the development of an aesthetic. तो इसके लिए जब आप उसको कमर्शियलाइज करते हैं तो आप कभी कभार उसको तबाह बर्बाद भी कर सकते हैं। ये मेरा ख्याल है, मेरा नुक्ता नजर। नहीं, ये बिल्कुल सही बात की है तैमूर ने। इट इज इन फैक्ट ऑल दिस इज देन डिवॉइड ऑफ आर्ट, उसमें फिर वो आर्ट रहता ही नहीं है। अच्छा, अब मेरा जो तजुर्बा रहा है वो ये कि हमें तो भाई बड़ा हमारे पे प्रेशर होता था कि यार ये जो हम एल्बम रिकॉर्ड कर रहे हैं ये खुदा के लिए बिक जाए। अच्छा, हमारे पे कोई ये प्रेशर नहीं था कि हमारी वो जो एल्बम्स थी वो स्पॉन्सर कोई नहीं करता था, और वो हम बस सोचते थे जिस तरह रेस के घोड़े पे पैसे लगाते हैं तो वो करते थे। लेकिन उसमें जो हमारे वहाँ कंपनी का जो कल्चर था, विच वाज अ वर्ल्ड वाइड कंपनी, मतलब बिकॉज आई ऑल्सो गॉन फॉर ट्रेनिंग टू यूके, वहाँ मतलब मैंने बाकी लोगों के साथ भी हमारी मीटिंग्स होती रहती थी रेगुलरली। तो वहाँ पे कल्चर ये था कि जी किसी आर्टिस्ट को आपने कुछ बताना नहीं है कि आपने क्या करना है। मतलब हम ज्यादातर तो उनसे इसी तरह ही पूछते थे कि जी आप क्या करना चाहते हैं, एंड बिकॉज आप में एक स्किल है, वी वुड लाइक टू यूज यू, तो व्हाट वुड यू लाइक टू डू। तो इस तरह का जैसे कमर्शियलिज्म होता है, जैसे तैमूर ने भी बात की है, ये उस वक्त इतना ज्यादा नहीं था। लेकिन उसके साथ साथ कंपनी जो थी वो बड़ा इनकरेज करती थी कि जो, और एक तो वो पॉपुलर म्यूजिक है ना, विच इज द मेन स्टे ऑफ अ कंपनी, तो वो उसके साथ बाकी सेगमेंट्स जो हैं, लाइक EMI का जो रेpertoire क्लासिकल म्यूजिक का था, वो यानी वो कंटिन्यूसली वो जो ए स्टूडियो था, एबी रोड स्टूडियो का, वहां पे ये क्लासिकल म्यूजिक रिकॉर्ड होता रहता था। तो जिस तरह हमने भी यहाँ पाकिस्तान में रागमाला किया, मतलब उसकी कोई सेल नहीं यानी हुई, मतलब वो एक मुनाफा वाला नहीं था। वो तो फैज साहब ने मंसूर बुखारी साहब से कहा भाई ये काम करना है, और वो ख्वाजा खुर्शीद अनवर को कहा भी आप करेंगे ये सुपरवाइज, तो वो काम हो गया। अच्छा, और हमारी कंपनी इन स्पाइट ऑफ बीइंग अ कमर्शियल कंपनी डिड दैट वर्क। अच्छा, अब वो
के शायद स्पेस नहीं रही। हालांकि मौसीकी के जो तमाम सेगमेंट्स हैं, वो क्लासिकल से लेके फोक और कवाली और ये सब जो कुछ भी है, इसका अपना अपना एक वो है, और सारी दुनिया में इन सारे मुख्तलिफ सेगमेंट्स को प्रिजर्व करना जो है वो जिम्मेदारी मान ली गई है। मैं इसलिए हुकूमत का उसमें नाम नहीं लेता, क्योंकि बरतानिया में तो हुकूमत बहुत काम कर रही है इस तरह के, यानी अभी भी 3 सॉलिड यानी सिम्फनी ऑर्केस्ट्रा जो है वो बरतानिया में मौजूद है। एक रॉयल फिल्म, एक लंदन, और फिर एक BBC फिलहारमोनिक। ये 3 तो लंदन में ही है, सिर्फ एक ही शहर में, और बर्मिंघम में भी एक है। तो इस तरह इसी तरह जो न्यूयॉर्क फिलहारमोनिक है, जुबिन मेहता उसका वो रहा काफी अरसे तक, तो वो भी एक सिंडिकेट है विच सॉर्ट ऑफ प्रोवाइड्स कि वो और इसी तरह जैज को भी जो है वो करते हैं। मतलब उन्होंने अभी वो सारी चीजें अपनी जो है उनको उनकी डेवलपमेंट को भी नहीं रोका। एक तो है ना कि प्रेजर्वेशन है कि जी आप जो भी हो चुका है उसको प्रिजर्व कर ले, नहीं, वो कहते हैं नहीं, इस फील्ड में मजीद भी काम होना चाहिए। तो वो इसी तरह ही वो एवोल्यूट भी हुआ, वो बिग बैंड भी बना, फिर वो कुछ और भी बना, और पुरानों के कवर भी हुए, माइकल बुब्ले उससे मशहूर हो गया, मतलब लेकिन सम वर्क वाज बीइंग डन। और बैलेड्स का बड़ा रिवाज जो है वो वहां उन्होंने अभी तक कायम रखा हुआ है, अभी भी कोई ना कोई आपको सुनने को मिल जाता है। तो खैर एनी हाउ, ये हमें भी करना चाहिए, और जितने भी हमारे, क्योंकि है तो ये जो क्लासिकल म्यूजिक है, इसको ये हमेशा से अरिस्टोक्रेटिक कल्चर ही रहा है। लेकिन जाहिर है कि आजकल मैं ये देखता हूँ कि जो हमारी अरिस्टोक्रेसी है उसके कुछ शौक तब्दील हो गए। तो अब जब भी हमारी कोई क्लासिकल म्यूजिक की यहाँ होती है कॉन्सर्ट, तो उसमें गरीब लोग ही आते हैं ज्यादा, यानी यानी उसमें आपको कोई यानी डिफेंस से बहुत कम लोग, कराची के डिफेंस से बहुत कम लोग क्लासिकल म्यूजिक सुनने आते हैं। तो हमारी अशराफिया भी कुछ इससे अलहदा हो गई है, जो कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये जिम्मेदारी जो है वो सरकार की है या हमारी है, जो लोग इस काम में हैं और जो कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, हमें कुछ ना कुछ करते रहना जरूरी है। या वो जो इस बात को मैं फैज साहब के उस शेर पे खत्म करता हूँ कि दयार गैर में महरम अगर नहीं कोई, तो फैज जिक्र वतन अपने रूबरू ही सही। तो हम आपस में ही तैमूर और अदील आशफी गुफ्तगू करें इसके बारे में। तैमूर, मजे की बात यह है कि मैंने ये सरासर मेरा कसूर है कि जो मौजूद सुखन था मैंने उसको छुआ नहीं आया, क्योंकि लुत्फ बहुत आ रहा है। तो मुझे एक आखिरी एक सवाल पूछना है, क्योंकि अर्शद साहब ने हमेशा की तरह एक दुखती भी रख छेड़ दी, तुमने भी छेड़ दी, क्योंकि आप दोनों जो है ना, मुझे हमेशा से शुबा था कि आप सही लोग नहीं हैं, और आज मजीद यकीन हो गया। वो ये है, और ये एक अजीब सा कुछ सवाल है, इसमें से आप खुद ही कुछ निकाल दें, कि म्यूजिक एज एक्टिविज्म। अभी आज से कोई कुछ महीने पहले हिंदुस्तान में एक बहुत तहरीक चल रही थी, तो वहां पे सारा हिंदुस्तान जो है वो फैज साहब की और इकबाल बानो ने जो गाई हुई थी हम देखेंगे का चर्चा था। हमें 70 जुबानों के तराजिम भेजे लोगों ने जो गाए वहां पे, 70 जुबानों में तर्जुमा करके लोग वहां गा रहे हैं। एक मुसीबत पड़ी हुई वहां पे, एक डिबेट शुरू हुई है। ये तो एक मिसाल है। जब वो रिकॉर्ड हुई थी 1985-86 में, अर्शद साहब ने की थी, तो उस वक्त पाकिस्तान में इट बिकेम वो आम आदमी का एक एंथम बन गया। तो वो आज भी एंथम है वो। तो ये सिर्फ मैं एक मिसाल दे रहा हूं, नॉट एज एन एक्सेप्शन, एक जरा सी डाइल्यूटेड मिसाल। जब भी झंडा लहराते हैं हम, पाकिस्तान का नौजवान हो, तो दिल दिल पाकिस्तान वो गाना शुरू कर देते हैं। कभी वक्फ में जाने का शौक हो तो कवाली हम सुन लेते हैं, अली मौला अली लगा लेते हैं। तो मैं ये बिल्कुल फर्क जॉनराज हैं ये सारे के सारे। म्यूजिक का तो बहुत काम है, तो एक्टिविज्म में भी रोल है। तो अगर सरकार सपोर्ट करेगी म्यूजिक को, और गाने वाले जो हैं वो हम देखेंगे गा रहे हैं, सब तक गिराए जाएंगे, तो सरकार तो सपोर्ट नहीं करेगी। पहली बात तो ये, सरकार क्यों सपोर्ट करेगी? तो सपोर्ट तो उसी को ब्रांड ही करेगा। तो जब ब्रांड सपोर्ट करेगा तो फिर नीली पीली गुलाबी आंखें और ऐनक लगा के गाना होगा। अरे भाई, आर्ट फॉर्म को डेवलप कैसे करें? लुक एट द वैरायटी दैट वी हैव। वो आप लोगों ने जैज का लफ्ज, ब्लूज का लफ्ज, बैलेड्स का,
look at what we have, semi-classical, pop, कवाली, आम जो गीत इनको कहते हैं, मुझे याद है नगमा चला करता था पीटी पे, मिली नगमा, इस कदर खूबसूरत हुआ करता था, वो ए नैयर का शायद वो है बीना तेरा नाम, अरे इस कदर खूबसूरत नगमे हुआ करते थे, वो बस एक नगमा है बस. So मुझे नहीं पता मैं क्या पूछ रहा हूँ, but comment on this. नहीं, आपने बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा है. देखिए, सरकार तो वैसे तो दुनिया में ऐसी सरकारें भी रही हैं जिन्होंने ये समझा है कि मौसीकी या फन के एतबार से अगर कोई हमारे नुक्ता नज़र से मुखालफत भी रखता है तो बहरहाल अगर वो एक आर्टिस्ट है तो उसको सपोर्ट किया जाए. मगर हमारी सरकार ने ये नुक्ता नज़र नहीं रखा, बल्कि यही रखा है कि जो स्टेट नैरेटिव के हिसाब से चल रहा है उसी को हम रखें. तो वो जिस तरह हबीब जालिब साहब कहते हैं कि आमरों के जो गीत गाते रहे वही नामोदात पाते रहे, तो ये तो हकीकत है. अब उसके ऑल्टरनेटिव लोग जो हैं उन्होंने ये सोचा चलें ये तो नहीं करेंगे सपोर्ट, कॉरपोरेशन सपोर्ट कर लेंगी तो हम कॉरपोरेशंस के पास चले जाते हैं. तो आपने खुद ही उसका जवाब दिया कि कॉरपोरेशंस जो हैं वो भी मतलब एक कॉरपोरेशंस रियासत तो नहीं है मगर उनका भी अपने तबकाती मुफादात भी हैं, उनके अपने कॉरपोरेशंस के इंटरेस्ट भी हैं. फिर जो वो प्रोजेक्ट डिजाइन कर रहे हैं वो भी किसी नुक्ता नजर से डिजाइन कर रहे हैं, हमें तो नहीं फलाई काम तो नहीं कर रहे. वो सोच रहे हैं कि हमारी ब्रांड के लिए कुछ गुडविल पैदा होगी, कुछ सोशल कैपिटल पैदा होगा वगैरह, तो वो भी फिर उसी पैमाने में चीजों को देखेंगे. तो अगर तो हम इन्हीं दोनों चीजों तक महदूद रहेंगे तो फिर तो यही होगा जो हमें नजर आ रहा है, या ISPR के गाने होंगे या वेला स्टूडियो के होंगे और कोका कोला स्टूडियो के होंगे. क्वेश्चन मेरा आपसे नहीं है, अरशद साहब से नहीं है, जो लोग सुन रहे हैं उनसे है, सोसाइटी से है कि क्या यही दो ऑप्शन रह गए हैं म्यूजिशियंस के पास? वेयर इज द रेस्ट ऑफ सोसाइटी? वेस्ट के अंदर हम ये देखते हैं कि जहाँ पे खाने पीने का इंतजाम है वहाँ पे कहीं ना कहीं कोई मौसीकी चल रही होती है, जहाँ पे कोई खुशी का मौका होता है वहाँ पे मौसीकी चल रही होती है वगैरह वगैरह. तो सोसाइटी में बहुत सारी सिविक ऑर्गेनाइजेशन, सिविल सोसाइटी की ऑर्गेनाइजेशन, अगर आप इस लफ्ज को कबूल करें, मतलब है, और बहुत सारे मुख्तलिफ इदारे होते हैं, स्कूल्स कॉलेजेस के अंदर मौसीकी चल रही होती है. तो जब तक यहाँ इन दूसरे इदारे नहीं ये जिम्मेदारी उठाएंगे, अब मसला दूसरे इदारों का ये है कि वो घबराते हैं कि अगर हमने ये चीज उठा ली तो जो मजहबी इंतहा पसंद है वो हम पे अटैक करेंगे. ये मसला एक्चुअल जो सीरियस प्रॉब्लम है वो ये भी नहीं है कि लोग चाहते नहीं है, लोग भी चाहते हैं कि अगर मैं बैठा हूँ कहीं पे खाना खा रहा हूँ तो मुझे अगर प्यारी सी मौसीकी मिले तो लोग पसंद करते हैं इस बात को. मगर मसला यहीं पे है. तो इस मामले में सोसाइटी को बड़ा सीरियसली सोचना होगा कि इसकी वजह से, इस डर खौफ की वजह से चंद ऑनक्लेव्स बच गई, ऑनक्लेव्स हैं जहां पे मौसीकी चल रही है. ये जनरलाइज नहीं हो रही. जनरलाइज इसलिए नहीं हो रही क्योंकि जहां पे वो थोड़ी सी जोर पकड़ती है वहां पे कोई ना कोई इस किस्म का जो हमला हो जाता है या कोई नजरियाती हमला हो जाता है जिससे लोग एकदम से घबरा जाते हैं, पीछे हटते हैं. तो आई थिंक स्टेट, तो इस वजह से मैं कहता हूँ कि सियासी कुव्वतें जो हैं उनको इस बात पे सोचना होगा कि फन जो है वो हमारी सकाफत, हमारी पहचान से जुड़ी हुई चीज है. फन के अंदर एक क्या कहना चाहिए, एक स्पेक्ट्रम ऑफ ओपिनियन है जिसको आप महदूद नहीं कर सकते कि भाई ये बात करोगे तो आपको सपोर्ट करेंगे अदरवाइज आपको सपोर्ट नहीं करेंगे. उसको एक खुली छूट मिलनी चाहिए. वो माओ का फिक्र था लेट 100 फ्लावर्स ब्लूम वाली बात, कि उसमें मुख्तलिफ आरा जो हैं वो शामिल हों, उसको कंट्रोल ना करने की कोशिश की जाए मगर उसको एक इनेबलिंग एनवायरनमेंट सिर्फ रियासत को प्रोवाइड करना चाहिए और सोसाइटी के तगड़े लोगों को प्रोवाइड करना चाहिए. उसके बगैर मैं समझता हूं कि हम अपनी पहचान, हमारी पहचान क्या है? हमारी पहचान ये नहीं है कि हम अरब हैं. ओके, लेट्स बी क्लियर ऑन दिस. हम अरेबिक म्यूजिक नहीं बजाते, ना हम कभी बजाएंगे, ना हम गोरे हैं, ठीक है जी, ना हम चीनी हैं. हम कौन है? हम नॉर्थ इंडियन मुस्लिम्स हैं फ्रेंकली, ठीक है. और नॉर्थ इंडियन सिविलाइजेशन का अपना एक कल्चर है जो हम इंडिया से शेयर भी करते हैं उसमें बहुत से. इसीलिए हमारे ठाठों के नाम वही है जो उनके ठाठों के नाम है, वो एक ही है सारा सिलसिला. नॉर्थ इंडियन इस्लामिक कल्चर है पूरा, और नॉर्थ इंडियन कल्चर है जो कि सिर्फ इस्लामिक नहीं है बल्कि उसमें दूसरे मजहब भी शामिल है, बुद्धिज्म भी शामिल है, हिंदुइज्म भी शामिल है, सिख कल्चर, भंगड़ा वगैरह भी शामिल है. उसको प्रिजर्व करना
हमारी जिम्मेदारी है, बिकॉज दैट इज हु वी आर। आप उसको कत्ल कर देंगे तो आप अपने आप को कत्ल करेंगे, आप अपनी सकाफत, अपनी तारीख, अपनी हेरिटेज को कत्ल कर देंगे। ये कोई छोटा मोटा, और जो कौम, जो अवाम, जो सोसाइटी अपने आप को कत्ल कर दे, वो फिर उसको गुलाम बनाना इंतहाई आसान है, बिकॉज इट हैज नो सेंस ऑफ सेल्फ, इट हैज नो सेंस ऑफ पर्पस, इट हैज नो सेंस ऑफ हिस्ट्री, इट हैज नो सेंस कि मैं कौन हूं, मैं क्या, किधर से आ रहा हूं, किधर जा रहा हूं। जब उसके पास कोई सेंस नहीं होगा तो फिर वो ज़हनी गुलाम बन जाएगी, और मुआशी सियासी गुलाम बनाना उसको आसान है। मगर जिस तहजीब को सेंस ऑफ सेल्फ हो, जो कि उसको सिर्फ और सिर्फ सकाफत से मिल सकती है और तमाम फन से मिलती है, तो उसको फिर गुलाम बनाना इंतहाई मुश्किल होता है। तो लिहाजा ये हमारी इंटेलेक्चुअल, पॉलिटिकल, सोशल, हिस्टोरिकल, सिविलाइजेशनल डेवलपमेंट के लिए इंतहाई जरूरी है कि ये स्पेस जो है फराहम की जाए, सिर्फ चंद एलीट ऑनक्लेव्स के लिए नहीं, सिर्फ यूट्यूब के लिए नहीं, या सिर्फ कोई बोतल या कोई टबैको प्रोडक्ट बेचने के लिए नहीं, बल्कि हमारी पहचान के लिए ये चीज जरूरी है। तो मेरा ये बहरहाल मेरा ये नहीं, ये मैं आई मस्ट ऐड समथिंग टू इट कि ये बड़ा ही अच्छा एनालिसिस तैमूर ने किया है। और मैं समझता हूँ कि जो अरबाब इख्तियार है उनको ये बिल्कुल ये वाली बात जो तैमूर ने भी कही है, इसको समझने की जरूरत है। और क्योंकि मैं समझता हूँ कि उनको करना ये है कि ये जो डाइवर्सिटी है सबकी सोच में, सबकी, मैं अपनी जो कॉम्पोजिशन क्लास है उसकी एक मिसाल देता हूँ। मैंने फैज साहब की गजल उनको दी कि भाई सबने राग एमन सीख लिया हुआ था उस वक्त तक, तो मैंने उनसे कहा कि ये राग एमन में बनाएंगे, और वो तेरे गम को जहाँ की तलाश थी तेरे जान निसार चले गए, उसका वजन भी ऐसा है कि जो 7 मात्रे में सही बैठेगा। तो वो मैंने उनसे कहा कि आपने रूपक लय में बनाना है और एमन में बनाना है। तो 5 लड़के थे उस कॉम्पोजिशन क्लास में, क्योंकि वो स्पेशलाइजेशन फिर शुरू हो जाती है, वो कोई गिटार में जाता है, कोई पियानो में जाता है। तो वो अगले क्लास में एक हफ्ते बाद वो सब तर्जें बना के लाया। अब यकीन करें सारी एमन में थी, सारी 7 मात्रे में थी, सारी मुख्तलिफ थी, मतलब किसी की तर्ज एक दूसरे से नहीं मिलती थी। तो ये जो डाइवर्सिटी है मुआशरे में, दिस इज समथिंग टू बी सेलिब्रेटेड। यस, जो अरबाब इख्तियार है उनको इन चीजों को सेलिब्रेट करना चाहिए कि जी यहाँ ये किस्म भी है, यहाँ इससे वो एक्सपेंशन होती है, इससे सोसाइटियां डेवलप होती है, इससे कल्चर डेवलप होता है, और हम कुछ अपने आइंदा आने वाली नस्लों के लिए कुछ बेहतर माहौल या बेहतर इन्वायरमेंट जो है वो पैदा करने में कामयाब हो जाएंगे। तो अब हम कब कहते हैं कि जी हम इस मुल्क के खिलाफ है? भाई मैं तो बिल्कुल नहीं हूँ, मैं तो इसी मुल्क में रहा हूँ, यहीं से मुझे जो इज्जत मिली, जो सब कुछ मिला, इसी मुल्क से मिला। सो आई एम वेरी प्राउड ऑफ दिस सिटीजनशिप। तो लेकिन जाहिर है कि एक जमाना था कि फैज साहब की जब पोइट्री जो है वो रेडियो टेलीविजन पे नहीं होती थी, तो हम छुप छुप के बहारा ही बनाते थे। हम छुप छुप के वो जैसे चरस बेचते हैं उनको खुद रिकॉर्ड करके तो कैसेट में डाल के दोस्तों को भेजते थे कि भाई ये अगर मुझे इसका यकीन हो मेरे हमदम मेरे दोस्त। टेलीविजन पे बहुत बाद में चली चीज है। जब 88 में वो दोबारा से पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई तो फिर वो खुल गया था बैन। लेकिन जो भी मैंने उस जमाने में यानी 77 से 88 तक काफी काम किया। फिर मुझे एक दफा किसी मॉर्निंग शो में दिल से पूछा भी था कि आपने कभी कोई मिल्ली नगमा बनाया है? तो मैंने उनसे कहा मैंने इसके अलावा कुछ नहीं बनाया, मैं तो हमेशा आज बाजार में पाव बजौला चलो, तो मिल्ली नगमा ही है। तो तेरे आजार का चारा नहीं नश्तर के सिवा के बाहर आई तो खुल गए हैं नए सिरे से हिसाब सारे, ये सब मिल्ली नगमे हैं। तो खैर एनी हाउ वो ये बात तो है, लेकिन ये बहुत जरूरी है समझना जो तैमूर ने कहा है कि ये डाइवर्सिटी जो है इट हैज टू बी सेलिब्रेटेड रादर देन बी लुक्ड एट विद हॉक आईज की है क्या हो जाएगा, ये देखो ये तो ऐसी बात हो रही। तो इससे नहीं हटना चाहिए, इससे यानी झिझकना भी नहीं चाहिए, इससे खौफ भी नहीं आना चाहिए। और इकबाल भी कहता है कि इंसान जो है बुनियादी तौर पे बहुत अच्छा आदमी है, इट इज द फियर विच मेक्स यू डू रॉन्ग थिंग्स। तो
सरकार को फियरलेस होना चाहिए। तो फिर अंदेशा ये है कि सरकार तो शायद जितनी भी फियरलेस है या फियरफुल है, इतने और फैक्शंस बन चुके हैं, वो चाहे इंटेलेक्चुअल हो, चाहे तालीमी हो, चाहे मजहबी हो, चाहे कुछ भी हो, इतनी तकसीम बढ़ गई है आपस में कि मुझे हैरानी होती है इस बात के ऊपर। बहरहाल वक्त खत्म हो गया, जी चाह रहे बहुत गुफ्तगू और बहुत 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 लुत्फ आया। मुझे न जाने क्यों वो तैमूर की बात से वो ये शेर याद आया कि चमन में इख्तलात रंग व बू से बात बनती है। इख्तलात कहते हैं मिलाप को। चमन में इख्तलात रंग व बू से बात बनती है, तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो, हम ही हम हैं तो क्या हम हैं। तो अगर पॉकेट में काम होगा तो कैसे काम होगा? अरे यार, मिलेंगे सब इकट्ठे, उसमें पॉप हो, उसमें क्लासिकी मौसीकी हो, मिले नगमे हो, उसमें जीन्स टी शर्ट पहन के लोग गाने गाएं, तरह तरह की, तो फिर लुत्फ आएगा। बहरहाल मे बी दैट विल हैपन। एक और मुझे दुखती रग 1951 की बात है, फैज साहब जेल में थे और उनको रेडियो फराहम कर दिया गया, तो उन्होंने एलिस फैज को खत लिखा 1951 में, और खत में ये शिकवा किया कि मैंने आज पाकिस्तानी रेडियो भी सुना और ऑल इंडिया रेडियो भी सुना। ऑल इंडिया रेडियो के ऊपर बेइंतहा खूबसूरत बाख की मगरबी मौसीकी थी और पाकिस्तानी रेडियो के ऊपर काफी बेसुरी मौसीकी थी। मुझे शिकवा है कि इस मुल्क को बने 4 साल हो गए हैं, कब अपनी मौसीकी पर काम करेंगे। ये फैज साहब ने 1951 में खत लिखा था जेल से। अभी तो चलो कि वो मंजिल अभी नहीं है। आप सबका बेइंतहा शुक्रिया, बहुत बहुत दिलचस्प गुफ्तगू रही। जी चाहते हैं कि ऐसी गुफ्तगू और हो। अपना बहुत ख्याल रखें। जो साथी मोहतरम दोस्त बुजुर्ग छोटे देख रहे हैं, आप सबका भाई बेइंतहा शुक्रिया। और इस गुफ्तगू को जो मौसीकी के ऊपर हो या फन के ऊपर हो या आर्ट्स के ऊपर हो या मिलाप के ऊपर हो, इसको अपने हलकों में आम कर दें। आपका बेइंतहा शुक्रिया। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू। खुदा हाफिज। थैंक यू।